हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी पर लगे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी जेटेट का फॉर्म भरा है, साथ ही साथ वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो जीएस सेशन को अपनी कंप्लीट करें। और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में लाई हूँ ताकि आप लोगों की एनसीईआरटी सीरीज से जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो कंप्लीट हो पाए। तो आप इस सेशन को देखें और अगर आपको ये सेशन अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं इसी तरह के डिटेल एक्सप्लेन किए हुए क्वेश्चन आंसर लाने के लिए। तो आप देखिए क्वेश्चन, और ये एक्चुअली में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं हो तो मैंने इसमें जिस क्लास के चैप्टर हैं उससे भी मैंने ऐड किया है। तो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 है, क्लास 12 की। ये चैप्टर 1 में ये दिया गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक है, ये न्यू एनसीईआरटी की है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई ना? कितने राज्यों और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये अभी के बारे में नहीं पूछ रहा है, बल्कि जब 1956 में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था उस समय की बात करें कि कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिन्होंने भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ा होगा उन्हें आ भी रही होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, है ना? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए नंबर इसका आंसर है। क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना 1956 में, तो उसमें टोटल 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे, है ना? तो अब सब सेकंड क्वेश्चन है, जिन्होंने भी अपना आंसर दिया वो कमेंट में जरूर लिखना। और सेकंड क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये भाषाई आधार पर, सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य कौन सा था? और ये देखो, ये एनसीईआरटी क्लास 12 की है और चैप्टर नंबर 14 है। वहाँ पर भाषाई आधार पर यानी राज्यों का गठन से संबंधित टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है। तो एसेशन रीजन से भी, या तो ऑप्शन 1 2 A B C सही है, इस तरह के क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। मतलब तो आप इसकी भी तैयारी करो। और इसमें देखो, एक क्वेश्चन से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहला देखो, भाषाई आधार पर भारत में गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। दिस इज ट्रू। सेकंड है, भाषाई आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन करने वाला जो कांग्रेसी नेता था, पी श्री रामालू का निधन लंबी भूख हड़ताल के कारण हो गया था। सही बात है, लंबी भूख हड़ताल के कारण हो गया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना? यानी कि पहला आंध्र प्रदेश क्या था? ये भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। और टोटल 50 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद श्री रामालू का निधन हो गया था। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। यानी कि सही क्रम की पहचान कीजिए कि सबसे पहले किसका गठन हुआ था, है ना? तो पहला नंबर में ऑप्शन में है झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर आप बताएं। अगर किन्हीं को आ रही हो तो मैं बताती हूँ। चलो, हम लोग सबसे पहले इसके ईयर जानते हैं कि सबसे पहले गठन किसका कब हुआ। तो ये झारखंड तो आप जानते ही हैं, इसका ये किससे अलग हुआ था? ये बिहार से अलग होकर कब बना, इसे आप कमेंट में जरूर लिखें, उसके बाद मैं बताती हूँ।
और उत्तराखंड ये किससे अलग हुआ था? ये यूपी से अलग होकर बना था। और अरुणाचल प्रदेश, ये तो 1987 में इसका गठन हुआ था। और भी राज्य इसके साथ ही गठित हुए थे। और तेलंगाना, तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश मैंने बताया ना अभी पिछले क्वेश्चन में कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। तो इसकी बात करूं, मुझे आशा है कि आप लोगों ने कमेंट में जरूर लिखा होगा। तो 15 नवंबर 2000 को इसकी गठन हुई है ना, झारखंड की। और जहाँ इसकी बात करूं तो बिहार, जब उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो वह भी था 9 नवंबर 2000, 2000, यानी कि 15 नवंबर और ये उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर को, यानी कि ईस्वी तो सेम ही है 2000। और जहाँ तक बात करूँ तेलंगाना की तो ये हुई थी 2 जून 2014 को, है ना। यानी कि सबसे पहले कौन हुआ उत्तराखंड से? ये 9 नवंबर को हो गया। और जब बिहार से झारखंड अलग हुआ वो 15 नवंबर को। और इस 15 नवंबर को जनजाति दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही साथ ये झारखंड की स्थापना दिवस भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और तो सबसे पहले में क्या हो जाएगा? 2। तो देखो कहाँ पर है 2 पहले है। क्वेश्चन को अगर एक आंसर आ जाए तो बहुत, सभी आप पूरे करेक्ट कर सकते हो आंसर। तो ये तो 2 नहीं है। सबसे पहले 1987 यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। 1987 जब अरुणाचल प्रदेश, तो पहला थर्ड हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद हम लोग करते क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो उसके बाद 1987 के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद आप आ जाएंगे उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन 2। तो ये 2, 3 ये तो नहीं होगा, ये 1 है। पहले तो ये आप लोग हटा दें जो 1 है जहाँ पर। उसके बाद देखो ये भी 2 यहाँ आना चाहिए बट नहीं है, तो ये 2 यहाँ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो पहला देखो अरुणाचल प्रदेश 1987, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और तेलंगाना 2014 को, यानी 2 जून 2014 को। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है 3, 2, 1, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहद हिमालय, हिमालय से एक नई क्वेश्चन पूछी जाती है। और एनसीईआरटी में आप 6 से 12 तक जहाँ तक बात करो वहाँ पर हिमालय आपको पढ़नी ही है। मतलब इसके स्टेप बाय स्टेप, जैसे 6 में थोड़ी सी हिमालय के बारे में पढ़नी है। उसके बाद आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तो उसके पर्वत श्रेणियाँ और कौन कौन से चोटी है, मतलब कैसी वनस्पति है, ट्रांस हिमालय के या शिवालिक के जो भी है सारे की डिटेल में पढ़नी है। उसकी जलवायु कैसी है, ठीक है। तो ये आपको मतलब स्टेप जैसे जैसे ऊंचा जाओगे हिमालय तो पढ़नी है, लेकिन उसके जो गहराई तक नॉलेज होती है 12 तक, तो क्वेश्चन आपको हिमालय से आ ही जाएंगे। तो इसके आंसर थे बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा या राकापोशी। ठीक है, ये राकापोशी है, यूसी नहीं है, राकापोशी। ठीक है, तो ये सब आपको बतानी है। तो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। जहाँ तक मैं बात करूँ एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है
विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद K2 एवरेस्ट है। उसके बाद इसका आंसर आप लोग बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या बताओगे? कंचनजंगा। उसके बाद K2 क्या है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और जहां तक राकापोशी की बात करूं, ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। और लद्दाख, ठीक है। और सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ मैं बात करूँ कि ये इंडिया का मैप है, और जहाँ मैं हिमालय की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम लोग को मिलती है यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय ये पूरी जाएगी। और उसके बाद ये शिवालिक, यानी कि 4 है ना। तो ये देखो, सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है वो क्या है कि ये सबसे पुरानी है ना, यानी कि सबसे पहले बनी है ट्रांस हिमालय। और हमें जो मतलब आपके जो सामने से ये तीनों हिमालय दिखेंगे, बट ये इसके पीछे है ना। तो ये इन तीनों से ये छिप जाती है। तो इस यानी कि सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय बना। और यहाँ पर काफ़ी ठंडी है, तो यहाँ वनस्पति का अभाव है, वनस्पति नहीं मिलती। कोई भी ठंडी जगह हो, या यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चली जाती है, जिससे यहाँ पर कोई भी वनस्पति का ग्रोथ नहीं होता है, कोई भी जीव जंतु नहीं है। जबकि ये दो सबसे अधिक जो मतलब ये, उसके बाद आप कहेंगे कि बृहद हिमालय, यहाँ पर भी बहुत ठंडी है। फिर मध्य हिमालय है ना, घूमने यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, है ना। और कुल्लू मनाली ये सब है क्या, मध्य हिमालय के भाग हैं। फिर शिवालिक, ये शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, तो ये सब हैं। और जहाँ बात करूँ तो, और इसी में ही है जो ट्रांस हिमालय है, उसी का ही भाग क्या है, जो काराकोरम है। यहाँ पर ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम है, लद्दाख है, यानी ट्रांस हिमालय का ही जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये सब क्या है, पीर पंजाल, ये सब ट्रांस हिमालय के ही पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में ही आपको क्या मिल जाएगी, K2 है ना। इसकी सबसे जो चोटी है K2 है ना, वो ट्रांस हिमालय का ही जो काराकोरम पर्वत है उसी का सबसे ऊंची चोटी है K2। यानी कि K2 को क्या आप कहेंगे, गार्डविन आस्टीन। ओके, इसकी ऊंचाई K2 का ही दूसरा नाम है गार्डविन आस्टीन, है ना। और इसकी जो ऊंचाई है 8,000, इसकी ऊंचाई है K2 की 8,611 मीटर, ठीक है, 11 मीटर, 611 मीटर, 8,611 मीटर K2 की टोटल ऊंचाई है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद लद्दाख की बात करें, और ये काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो तिब्बत तक फैली हुई है। और जो आप, ये भी क्वेश्चन एक बार आया था कि कैलाश पर्वत कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत है। ओके, उसके बाद बात करूँ लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और ये ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन्हें
सजाने के लिए भी आता है। इस तरह के उल्टे पुल्टे दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि ऊपर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। तो इस तरह के आपको याद रखनी है सीक्वेंस में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ओके, तो ये भी आते हैं ऑप्शन, तो इसे आप लोग याद रखना। और नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? यानी विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, नदी द्वीप है मांजुली, वो कहाँ पर है? मांजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो मांजुली द्वीप है कहाँ पर? असम में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम, असम क्या है ना, असम क्यों फेमस है? चाय के लिए फेमस है ना, असम की चाय। और ये जो मांजुली द्वीप है वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, पुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है। जो माजुली द्वीप है किसके द्वारा बनाई गई है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट है, अरब सागर के कुल द्वीपों के कितने द्वीप पर मानव बसाव है? तो कुल अरब सागर में पहले ये बताएं कि टोटल कितने द्वीप हैं, है ना। तो हम लोग कहते हैं ना कि अगर ये इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया का मैप है, तो ये इधर आपके अगर आप हो तो आपके जो राइट साइड है वहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है और लेफ्ट साइड में अरब सागर है। और अरब सागर में जो टोटल है 43 द्वीप हैं, जिसमें से 10, अरब सागर में 43 द्वीप है जिसमें से 10 में मानव बसाव है ना। टोटल द्वीपों में 10 में ही मानव बसाव है, बाकी ये मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है और 10 में मानव बसाव है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस ओर जो इंडिया का मैप है उसकी किस ओर आप अरब सागर है, या तो मैप सजाने के लिए भी आ सकता है मैप में। नेक्स्ट है, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए आपको हर फसल के उत्पादन के लिए अपने अपने तापमान की ज़रूरत होती है। जहाँ तक मैं बात करूँ चावल, कॉफ़ी, कहवा, धान तो हुई के, गेहूं के लिए अपनी उपयुक्त तापमान की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि किसी साल तापमान में कमी होने के कारण या वर्षा ज़्यादा होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई, या किसी साल अच्छी जलवायु, अच्छी तापमान, अच्छी वर्षा होने के कारण कृषि में बहुत अच्छी लाभ हुआ है। तो वही हो गया कि कृषि के लिए भी एक सुदृढ़ तापमान और सुदृढ़ वर्षा होनी आवश्यक है। उसी तरह कॉफ़ी के उत्पादन, एक अच्छी कॉफ़ी के उत्पादन के लिए उसकी कितने तापमान की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन में क्या है? 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। 10 ऑप्शन बी है 10 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। तो और डी है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट चलती हूँ, और ये है ज्योग्राफी का, जो पिछला भी था ज्योग्राफी का ही। आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपको जाननी जरूरी है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। इसे आप रख लेना, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, ओल्डहम किस देश के भूकंप वैज्ञानिक थे? ओल्डहम, तो ये थे इटली के। ओल्डहम सबसे पहले जब पुनर्जागरण कहाँ हुई थी? इटली में ही हुई थी पुनर्जागरण। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुई थी? इटली में। और यहाँ से बहुत सारे भूगोल शास्त्री, इतिहासकार और आर्टिस्ट बहुत सारे
निकले थे और अन्य देशों में ही अपने कला का प्रचार किया। तो ओल्ड हम जो थे वो इटली के भूकंप वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, पी तरंग जो प्राथमिक तरंग भी कहलाता है चट्टानी कणों के साथ किस दिशा में गमन करती है। जो पी तरंग है ये भी भूकंप से ली गई है। पी तरंग जो प्राथमिक तरंग होती है, सबसे पहले पी तरंग होती है, ये प्राथमिक तरंग है, वो चट्टानी कणों के साथ किस दिशा में गमन करती है। आगे पीछे, ऑप्शन ए आगे पीछे, ऑप्शन बी समकोण पर, ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आगे पीछे। जो पी तरंग है, जो प्राथमिक तरंग होती है, जो आगे पीछे होती है, पी यानी प्राथमिक है ना, तो आगे और पीछे की ओर चट्टानी कणों के दिशा में करती है, गमन करती है। जबकि पी के बाद एस तरंग भी होती है, सेकेंडरी तरंग, तो वो क्या करती है, वो आगे पीछे ना होकर वे दीर्घवृत्ताकार पथ पर, है ना, दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये गमन करती है। तो ये आंसर दो आप लोगों को आंसर पता चली गई। पी तरंग जबकि प्राथमिक तरंग है वो आगे पीछे गमन करती है, और जो एस तरंग है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चट्टानी कणों में दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चलती है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, और आप लोगों को अच्छी लगी तो इस सेशन को लाइक करना। और ये फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी सीरीज जे-टेट की, तो प्लीज़ लाइक the video and share any other friends. Thank you very much.